स्वागत है आप सभी का विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। एनडीए 1 2026 का एग्जाम हो चुका है और मैंने आपको आंसर की भी बता दिया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊंगा, तो आज मैं डिटेल सॉल्यूशन लेके आया हूं। मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ कंप्लीट साइंस के पेपर को, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम तीनों को देखेंगे। पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिक्स के पेपर को, और फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा आया था। अच्छा मींस मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चन थे। फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को और किन किन क्वेश्चन को चुन के आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। ऑल्दो पेपर टफ था, बट आसानी से आप आंसर को सॉल्व करके ठीक ठाक मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए पेंडुलम ऑफ लेंथ L oscillate with a एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ 60 डिग्री एंड द टाइम पीरियड T। ये इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया गया है, T नॉट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी विद द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगल ऑफ ऑसिलेशन, जहां पर G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कब? जब एंगल स्मॉल होगा तब। हमसे बोला गया कि बड़े एंगल के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, तो सिंपली आप देखिए टाइम पीरियड स्मॉल एंगल के लिए 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अगर आप एंगल को बढ़ाते हो तो ये जो टाइम पीरियड है, फाइनल टाइम पीरियड, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इसके साथ 1 + 1/16 डॉट डॉट थीटा। मतलब जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाओगे टाइम पीरियड इंक्रीज करता जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन में क्या बोला गया है? टाइम पीरियड स्लाइटली ग्रेटर देन T नॉट। सही बात है। टाइम पीरियड स्लाइटली स्मॉलर नहीं, इक्वल भी नहीं होगा, और टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। ठीक है, ये तो बात सही है, मगर इसके साथ ये रिलेशन में शो नहीं कर रहा है। इसका अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, चलिए इसको मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूंगा। काफी बच्चे इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, और ये एसएचएम चैप्टर का है, तो ये एसएचएम चैप्टर से आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया है? चलिए इसे भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 52 काफी छुप जा रहा है ये पूरा का पूरा, मैं इसे निकाल के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, 52 में बोला गया है द टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन पॉइंट। ठीक है, और इट इज ऑब्जर्व दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। ओके, देखिए इसको हम जानते हैं, हमने आपको क्लास में कराया था कि दो फोर्स है। अब ये दो फोर्स एक दूसरे पर अगर 120 डिग्री पर एक्ट करते हैं, 120 डिग्री पर, ये F1 है और ये F2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी F ही आएगा। इसका जो F नेट आएगा वो क्या आएगा? F आएगा। तो 120 डिग्री मतलब दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। द एंगल बिटवीन द वन ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एंड द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के साथ ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 डिग्री है, और ये भी कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो π/3 मींस 60 डिग्री। सही बात है ये। और द एंगल बिटवीन इंडिविजुअल फोर्सेस 2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि दोनों फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री और रिजल्टेंट के साथ 60 डिग्री, दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। काफी आसान सा क्वेश्चन, मैं इसको मॉडरेट में कहूंगा, इजी तो नहीं कह सकते इसे, थोड़ी सी हमें दिमाग यहां पर लगाने की जरूरत पड़ी। तो ये कौन से चैप्टर का है? ये लॉज ऑफ मोशन का है ना। चलिए मैंने पूरा लिख दिया लॉज ऑफ मोशन का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अच्छा मींस जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन दे दिया उन लोगों ने, पता नहीं क्या सोच के दिया आपको जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन। मैं सॉल्व करता हूं इसे, आप लोग इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए सॉलिड ऑफ मास m एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक हीट, जहां पर ये एक फॉर्मूला दे दिया गया है, इस पर डिपेंड कर रहा है। C नॉट एंड अल्फा इज द कांस्टेंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वगैरह। ठीक है, अच्छा, और द हीट फ्रॉम द T1 से T2 तक हीट किया गया, which one of the following is a correct expression for the quantity of heat Q of a solid mass। तो सॉलिड मास के लिए हमें इसमें कौन सा रिलेशन सही है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं? Q इज इक्वल टू mc del T, जहां पर हमें Q दिया गया है कि छोटा सा Q है, तो हम यहां क्या करेंगे? Q को यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, dq ले लेते हैं, इसे हम dq ले लेते हैं। यहाँ ये इंटीग्रेट छोटा सा है,
पूरा करना है तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंटीग्रेशन का काम आएगा। डी क्यू इज इक्वल टू एम, सी की जगह पर लिखेंगे सी नॉट प्लस अल्फा डी टी। ठीक है, इसको हम करेंगे कहां से, T1 से T2 तक, और इसको करेंगे हम लोग Q1 से Q2 तक, या फिर इसको हम लोग चेंज इन क्यू बोल देते हैं। तो ये डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, और ये m तो बाहर ही रहा, और ये c का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो c dt, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर आप c का इंटीग्रेशन करो तो ये हमारा हो जाएगा c नॉट टी प्लस dt पहले था तो अल्फा t का स्क्वायर बाई 2, ये हमारा हो गया T1 से T2। ठीक है, अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, थोड़ी और यहां पर मेहनत करने की जरूरत है हमें। तो अब यहां पर क्या होगा हमारा कि सभी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे हम, तो क्या होगा हमारा Q इज इक्वल टू M बाहर था, इसके अंदर हमारा C अपर लिमिट T2 माइनस लोअर लिमिट C नॉट T1 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया प्लस अल्फा T2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, जगह नहीं है यहां पर, थोड़ा मैं इसे छोटा करता हूं तो आप ज्यादा बेहतरीन समझ पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा छोटा करता हूं। ठीक है, अल्फा T1 का स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आया। नॉर्मली हमने क्या क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो हमारा ये आ गया। यहां से आप देखोगे कि जो हमारा m जो c है वो कॉमन आ जाएगा, c जो हमारा वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो c को कॉमन ले लेंगे, c नॉट कॉमन, और ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा आ गया T2 माइनस T1 प्लस अल्फा बाई 2 कॉमन आ गया, तो ये हमारा रह गया T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप a और b के स्क्वायर पे तोड़ो, इसको मानो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b होगा, तो क्या होगा q इज इक्वल टू m c नॉट T2 माइनस T1 प्लस अल्फा बाई 2, एक बार a माइनस b एक बार a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 एक बार प्लस T2 प्लस T1 एक बार। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो है T2 माइनस T1, T2 प्लस T1, ये आ जाएगा कॉमन, तो आप यहां से डायरेक्टली अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा m बाहर आ चुका है, 2 बार ये दोनों कॉमन आ जाएगा हमारा, ये दोनों क्या आ जाएगा कॉमन। और आप अगर चाहो तो यहां पर बहुत ही आसानी से, एग्जाम में आपको इतनी करने की जरूरत नहीं थी, अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए दिया गया था। कैसे छोड़ेंगे इसे, अल्फा बाई 2 ऑप्शन में एक ही जगह दिख रहा है, आप देखो अल्फा बाई 2, सिंपली आप देख पा रहे हो कि अल्फा बाई 2 एक ही जगह ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ऑल दो हम यहां से अगर T2 माइनस T1 को अगर कॉमन ले ले, T2 माइनस T1 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा अंदर C नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू T2 प्लस T1। ऑल दो देखिए पेपर में T1 T2 है और मेरा T2 T1 है, क्योंकि मैंने T2 T1 को लिया था, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप T1 को पहले रखो या T2 को पहले रखो, बातें बिल्कुल बराबर है, और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से ऑप्शन डी के साथ मैच कर जा रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आपको एग्जामिनर आपके टेम्परामेंट को, आपके पेशेंस के लेवल को चेक करने के लिए देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हार्ड, टफ और काफी टफ लेवल में बोला जाता है, तो ये टफ लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना होता है, ऑल्दो मैंने इसको सॉल्व कर आपको बताया कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। किस चैप्टर से ये क्वेश्चन था, तो ये चैप्टर ये हीट से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 54 नंबर में, क्या बोला गया जरा देख लेते हैं। इन अ सर्टेन प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन P एंड V प्लस वॉल्यूम के बीच का रिलेशन जो है वो PV स्क्वायर है। तो इसके हिसाब से इफ द इनिशियल टेम्परेचर T1 एंड फाइनल टेम्परेचर T2 है, ठीक है, एंड द इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ओके, तो देखिए इसको अगर हम चेक करना चाहें तो सिंपली कैसे करेंगे इसको, हम क्या जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अच्छा, तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा nRT बाई V,
और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी की जगह पर इस पूरे को पुट करो, पी की जगह पर पूरे को पुट करो, तो एन आर टी बाई वी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस भी ने इस भी को मारा तो क्या हो गया, एन आर टी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन आर टी वी इज इक्वल टू हमारा आ गया कॉन्स्टेंट। तो अब आप देखो ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, वो दोनों को कॉन्स्टेंट को मैं एक तरफ ले जाता हूं, तो टी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, तो टी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम बोल सकते हैं टी वन वी वन इज इक्वल टू टी टू वी टू। ठीक है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। ओके, टी वन वी वन टी टू वी टू, तो टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन। अगर मैंने इसको अरेंज कर दिया अच्छे से तो ये कुछ ऐसा बन के मुझे दिख रहा है। अब आप ऑप्शन के साथ मैच करो, तो टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन, ये रहा ऑप्शन सी। टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। ये किस चैप्टर से था, तो ये अगर हम कहेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन, हीट के ही पूरे में आता है ये भी, तो हीट के ही चैप्टर से हम इसे बोल सकते हैं, जहां पर कि मेनली ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ना। आगे चलते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन था ये, तो ये किस लेवल का क्वेश्चन था, तो ये मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन था। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करा उसमें से कौन सा आप आसानी से कर सकते थे, इसे आप आसानी से कर लोगे, हो जाएगा। ये भी आप कर लोगे, हो जाएगा। इसको छोड़ना था, ये भी आसानी से कर लोगे, हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हम कर पा रहे थे आसानी से। चलिए मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूं सही से हो रहा है या नहीं। बिल्कुल सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई टीम मेंबर नहीं है देखने के लिए रिकॉर्डिंग, इसलिए मुझे खुद से चेक करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो फॉर एन आइडियल गैस द प्रोसेस इज P इक्वल टू KT। तो अब हमें P इक्वल टू KT से करना है, उसी फॉर्मूले को लगाना है। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या था, आइडियल गैस का फॉर्मूला, अब इसे छोटा करो जरा, तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। अब P इज इक्वल टू KT पे आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू KT पे आपको P को रिप्लेस कर देना है। P इज इक्वल टू NRT बाई V। ठीक है, अब P इज इक्वल टू क्या है, KT। तो P के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, NRT बाई V इज इक्वल टू KT। इसने इसको मारा तो V क्या बन गया हमारा, यहां से हमारा यहां से V निकल के आया KNR, यानी कि V जो है पूरा पूरा कांस्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, V जो है क्या है, कांस्टेंट। तो C इज इक्वल टू CV हमारा निकल के आता है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन का ही है, और इसे मैं मॉडरेट टू टफ के लेवल पे रखूंगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है ये। कभी टाइम प्रेशर में बच्चों से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 में क्या बोला गया है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द सेम एट द 2 पॉइंट ऑफ A and B, बट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट सेम at those point, which of the following statement is correct। ठीक है, क्या बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द सेम एट द पॉइंट A and B पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम है, बट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट सेम एट दीज 2 पॉइंट। बट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो दोनों पॉइंट पे सेम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है, वर्क डन इज डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A to B। नेगेटिव वर्क डन, ये तो नहीं होगा नेगेटिव वर्क डन। ग्रेविटेशन मस्ट बी नॉन कंस्टिट्यूटिव फोर्स, नो वर्क डन बाय द ग्रेविटी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कोई वर्क डन नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। किस चैप्टर का है ये, तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर का हमारा आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन क्या बोला गया है जरा देखा जाए। तो एक पोजिशन फैक्टर दिया गया है, R इज इक्वल टू रूट ओवर 3t स्क्वायर I कैप प्लस 2t j कैप और 5k कैप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए R को आप जब डिफरेंशिएट करोगे डिस्टेंस को, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो यहाँ पर R को लोगों ने क्या माना, t माना, तो मैं यहाँ बोलूंगा वेलोसिटी इज d r कैप बाई dt। R की जगह पर कंटेंट को बैठाओ और इसको डिफरेंशिएट करो, तो डी आर क्या है, रूट ओवर 3t का स्क्वायर I कैप प्लस रूट ओवर
2t j कैप प्लस √5k कैप। तो वेलोसिटी हमारा निकल के आया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dv बाई dt होगा ऑफकोर्स, dv बाई dt। डिफरेंशिएट करो इसको तो ये आ जाएगा 2 √3 कैप प्लस 3t भी रहेगा साथ में ऑफकोर्स, और ये आ जाएगा हमारा √2 कैप प्लस 0। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी x में भी है, वेलोसिटी x में भी है एंड y में भी है, ठीक है। अब वेलोसिटी से हम निकालते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, 100 ऊपर ले जाओ इसको, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, v बैठाओ, v को 2√3t i कैप प्लस √2j कैप। ये हमारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन √2√3 i कैप प्लस 0। तो अगर एक्सेलरेशन सिर्फ x एक्सिस में है तो फोर्स भी ओनली x एक्सिस में ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस में है तो फोर्स भी सिर्फ x एक्सिस में ही होगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच जो ये रिश्ता है, ना तो ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पैरेलल टू द इंस्टेंस, नहीं पैरेलल नहीं है ये, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए था। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर भी नहीं है कि वो दोनों में है। फोर्स पार्टिकल, द पार्टिकल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल नॉट पैरेलल टू द इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि पैरेलल नहीं है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में लाई कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में। इसलिए इसे मैं टफ लेवल का क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि यहां पर इंटरप्रेट करने में दिक्कतें होती है। किस चैप्टर का है, तो लॉज ऑफ मोशन का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h above the ground in the frame s में फेंका गया, जो अर्थ को s माना गया है। एक दूसरा फ्रेम है जो कि s डैश है, और मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड u, वो जो फ्रेम है वो खुद ऊपर जा रहा है u स्पीड से, ठीक है, टू द अर्थ। इन द फ्रेम s डैश द बॉल हैज इनिशियल डाउनवर्ड स्पीड v, इनिशियल डाउनवर्ड स्पीड v था, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू द बॉल रिलीज जस्ट फ्रॉम हिटिंग द ग्राउंड, मेजर द फ्रेम s एंड एडजस्ट सेपरेटली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सिंपली जो s वाले केस में है, उसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो mgh होगा, क्यों कहां से वो गिर रहा है बस वो होगा। और जो s डैश है, जो कि एक दूसरा फ्रेम है जो ऊपर जा रहा है, इसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो mgh होगा प्लस कुछ ना कुछ उसका एक v फाइनल, कुछ ना कुछ एक होगा मास जो उसके ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि s डैश वाला बड़ा होगा और s वाला छोटा होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम इन बोथ फ्रेम नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लार्जर इन s नहीं, स्मॉलर होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज लार्जर इन s डैश, बिल्कुल सही बात है। जिस भी बच्चे ने ये टिक करा था अच्छा करा है, काफी क्वेश्चन उसने गलत भी करा है मगर ये क्वेश्चन उसने सही कर दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी कंपेयर, नहीं कंपेयर किया जा सकता है, अभी भी मैंने कंपेयर करके दिखा दिया। तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बच्चे इसे सही करके आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये किस चैप्टर का है, तो ये फिजिक्स में मोशन चैप्टर का है, जो कि आपको बहुत डिटेल में कराया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम कभी स्किप नहीं करवाते हैं। जब मैं क्लास में थोड़े हार्ड क्वेश्चन करवाता था तो बच्चों को लगता था कि क्या ये टीचर क्या करवा रहा है, इतने हार्ड क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते। तो देखो 2026 में यूपीएससी ने दिखा दिया कि फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मेंस को टच करता है। तो आपको तैयारी अच्छी करनी होगी, तभी आप ऐसे पेपर को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एग्जाम में सिर्फ घबराहट होगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 59, ए फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल इन स्टेबल स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें कौन सा सही है, ठीक। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज अबव द बायंसी, नहीं, वो नीचे होना चाहिए, गलत। द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज बिलो द बायंसी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज बिलो द मेटा सेंटर के नीचे होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। किस चैप्टर का है,
तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है, हम ऐसा कह सकते हैं इसे, और दूसरे मैकेनिक्स में ही पढ़ाया जाता है। मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन था, या फिर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक ये क्वेश्चन को किया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ए कांस्टेंट पावर मशीन पुल्स ए ब्लॉक of smooth horizontal surface, which one of the following correctly describe the relation between speed of the block and time t? स्पीड और टाइम टी में क्या रिलेशन है, क्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पावर क्या होता है? पावर इज फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स क्या होता है? हम जानते हैं कि फोर्स होता है m dv बाई dt इंटू टाइम। m को बाहर रख दो, इसको इंटीग्रेट करो dv बाई dt को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप जब dv बाई dt को इंटीग्रेट करोगे तो फिर उस पावर को उधर ले जाओ, पावर dt, यहाँ पर m रख देते हैं हम, तो ये हमारा हो गया dv। अच्छा, मैं उल्टा कर ले गया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर t को इधर ले जाता हूँ, dv बाई dt, तो pt बाई m इजकल डी बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v आएगा, यानी कि v जो है वो t के साथ, अच्छा v स्क्वायर आएगा, सॉरी v स्क्वायर बाई 2 आएगा, मैं भी क्या गलत कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2p m t इज इक्वल टू v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर के साथ t का डायरेक्ट रिलेशन है और v के साथ रूट t का डायरेक्ट रिलेशन है। तो v के साथ रूट t का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें सिर्फ रिलेशन निकालना था, इन बातों से हमें लेन देन नहीं है, इससे हमें कोई काम नहीं है, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन बी, और ये कहीं ना कहीं वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट टू टफ लेवल का ये क्वेश्चन में कहूंगा। अगर थोड़ी सी दिमाग लगाई जाए तो ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया? 5 ग्राम का आइस है, ओके, और इसकी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दी गई है, इसको पानी में रखा गया और 30 डिग्री का टेम्परेचर का पानी था, तो दोनों से हीट एक्सचेंज हुआ और अल्टीमेटली पानी ही बना जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कि -30 डिग्री का एक आइस था, उसको इन्होंने पानी में रख दिया और पानी का टेम्परेचर जो था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। एक टाइम बाद कुछ टेम्परेचर इसने लॉस किया, इसने गेन करा, और दोनों मिलकर के अल्टीमेटली फाइनल टेम्परेचर जो हो गया वो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो बोला जा रहा है कि पानी कितना ग्राम था उस कंटेनर में। तो सिंपली पहले आइस है, ये आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये मैं क्लास में कराता हूं। ये पहले जाएगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस बनाएगा। तो यहाँ पर जो हीट है वो क्या होगा? ms डेल्टा टी। तो m क्या है? तो m है हमारा 5 ग्राम, s होगा आइस के लिए हाफ, और डेल्टा टी 20, क्योंकि 0 से -20, तो ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पर इसने 50 कैलोरी हीट को लॉस किया, गेन किया। फिर यहाँ से ये जाएगा, आइस से पानी बनेगा, ये आइस से क्या बनेगा? वाटर। आइस से वाटर कितना बनेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बट ये सिर्फ क्या बन जाएगा? वाटर। यानी कि यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है, और फेस चेंज के लिए हम क्या लगाते हैं? Q इज इक्वल टू ml। m कितना है? 5, और l कितना लेटेंट है इसका? 80, 580, ये क्या हो गया? 400। तो ये मैं बोलूंगा Q2 और ये बोलूंगा Q1। तो आइस ने टोटल हीट लॉस किया Q1 प्लस Q2, तो हीट लॉस बाय आई क्या होगा? हीट लॉस बाय आई, हीट लॉस बाय आइस, दैट इज 450, यहां पर 50 और यहां पर 400। कितना लॉस किया इसने? 450 लॉस किया। यही हीट गेन करेगा वाटर। ये हीट गेन क्या? सॉरी, आइस ने गेन करा, हीट गेन करा, गेन लॉस नहीं करा, गेन करा, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो गेन करा इसने, हीट गेन। तो यही जो हीट है वो लॉस कौन करेगा? पानी करेगा। तो पानी का हीट लॉस कितना होगा? तो Q लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। ये है 450, ध्यान से समझो। मास कितना दिया गया है वही हमें निकालना है पानी का, और पानी का S है 1,
तो ये हमारा आ गया 30, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर वो 30 डिग्री पे था। इनिशियली वो पानी कितने पे था? 30 पे था, और वो 0 पे जाएगा तो 30। तो इसने इसको मारा, इसको कर दिया 15, 0 ने 0 को मार दिया, तो मास हो गया 15 ग्राम, और यहाँ पर केजी में दिया गया है, तो 15/1000 यानी कि 0.015 ये ग्राम में है और हमसे केजी में बोला गया है, तो 0.015 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक टफ लेवल का क्वेश्चन मैं कहूंगा, हीट चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, किया जा सकता था अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो इतना भी ज्यादा खास कुछ नहीं था इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ए वेरी लार्ज कंटेनर containing a ideal gas, speed of sound in that gas is x, when the pressure of the gas is double, keep the temperature constant, then the speed of sound। देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है √गामा आर टी बाई एम। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा, मोल जो मोलिकुलर वेट है गैस का उस पर डिपेंड करेगा, बट प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों का रेशियो सेम होगा। दैट इज ऑप्शन ये होगा इजी क्वेश्चन साउंड चैप्टर से। तो एक इजी क्वेश्चन तो था जो डुएबल था, आराम से आप कर ही सकते थे। तो अगर आप हार्ड क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर दो, अगर आपको छोड़ना आता है क्लास में, जो कि हम सिखाते हैं हमेशा, अगर आप हार्ड क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर दो तो भी ऐसे क्वेश्चन से आप स्कोर बेहतरीन कर पाओगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन जंप फ्रॉम हाइट ऑन ए सॉफ्ट सैंड, which one of the following is the correct reason for less likely to injure the person। वो कम चोट लगेगा क्योंकि वो इंक्रीज कर देता है इम्पैक्ट के टाइम को। बिल्कुल सही इस बच्चे ने करा है कि टाइम के इम्पैक्ट को इंक्रीज कर देता है। ऑल्दो हमें अभी तक यूपीएससी से ये पेपर नहीं मिला, इसलिए हमें बच्चों से फोटो पिक्चर लेना पड़ा क्वेश्चन का, इसलिए इसमें मार्किंग कई जगह पर की हुई है, कुछ गलत है कुछ सही है। चलिए आगे चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, the object then start accelerating toward the mirror, which one of the following is the correct। okay, तो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ओके, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है टुवर्ड द मिरर। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ कहीं होगा और इमेज इधर भागेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएंगे दोनों एक जगह यहाँ बैठ जाएंगे, दोनों यहाँ बैठेंगे एक जगह पर एक साथ, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? द इमेज विल एक्सेलरेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही बात है ये तो। द इमेज विल एक्सेलरेट टुवर्ड द फोकस, नहीं। इमेज विल एक्सेलरेट टुवर्ड द पोल, बिल्कुल गलत। इमेज विल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, नहीं एक्सेलरेट ही करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए ये भी एक इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कहाँ से? तो ये एक इजी क्वेश्चन है कहाँ से? तो लाइट चैप्टर से। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता था। ए पार्टिकल इज मूव फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई अंडर द फोर्स फील्ड, द वर्क डन डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्पीड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है और यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी का ये क्वेश्चन और इजी लेवल का ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 year at a planet 8 times as larger as compared to the 1 year at the earth, okay, which one of the following is correct about the planet के ऑर्बिट के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर हम कैप्लर्स लॉ को लगाएंगे। कैप्लर का जो लॉ है टाइम पीरियड का, उसका क्या कहना है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो उसका एरिया है उसके क्यूब का इक्वल है, वो क्यूब का। ठीक है, क्या दिया गया हमें कि टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट इज 8 टाइम टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लैनेट और अर्थ वाले को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहां से पहले इसको निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट बाई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लैनेट का क्यूब बाई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इसके क्यूब का। इसको मैं हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल को इक्वल टू लगा सकता हूँ, दोनों प्रोपोर्शनल दोनों कांस्टेंट कट जाएंगे, इक्वल हो गया। ये इसके क्यूब का स्क्वायर का और इसके क्यूब का, स्क्वायर का और क्यूब का।
ठीक है। टीपी बाई टी हमें कितना दिया गया, 8 दिया गया, तो ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ए पी बाई ए ई का क्यूब, ये इधर जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, ये हमारा हो जाएगा ए पी बाई ए ई, तो ये हो जाएगा 4, तो ए पी बाई ए ई इज इक्वल टू 4, तो ए पी इज इक्वल टू 4 टाइम ए ई, तो वो प्लानेट का 4 टाइम है। द सेमी मेजर एक्सिस इज अ 4 टाइम, द सेमी मेजर एक्सिस इज अ 4 टाइम एज कंपेयर टू द अर्थ। सेमी मेजर एक्सिस जो है वो 4 टाइम है, क्योंकि ये हम लोग उसी से पता लगाते हैं। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस आपको कैप्लर्स लॉ में पढ़ाया जाता है। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस को पढ़ाया जाता है एक्लिप्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन हर एक टॉपिक को डेप्थ में कवर करता है और आपको पूरी तैयारी देता है ताकि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को सही करके आ पाओ। ये एक टफ लेवल का क्वेश्चन था, मैं इसे कहूंगा ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दे फिर भी चलता है, बट किया जा सकता था, ऐसी कोई खास बात इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइटनिंग ऑफ रॉड विथ शार्प टिप रिड्यूस द डैमेज रिस्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन। क्योंकि वो क्या करता है अगर वो शार्प होगा उसका टिप, तो क्या होगा, इट इनहेंस द फील्ड एंड प्रोमोट द कंटिन्यूअस कोरोना डिस्चार्ज को प्रोमोट करेगा। आसान क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेरिस्कोप यूज 2 प्लेन मिरर इंक्लाइन एट 45 डिग्री। 2 प्लेन मिरर है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है, 45 डिग्री पे, मैं 90 डिग्री करा दिया इसको, 45 पे इंक्लाइन है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इफ द ट्यूब इज फिल्ड विद द कंप्लीट ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू इमेज सीन। तो देखिए, पेरिस्कोप में जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे नहीं होता है। तो जो चीजें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। द इमेज विल बी रिमेन अनचेंज, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। इसलिए लाइट चैप्टर से था, सुनने में इजी लग रहा है बट लोगों को याद नहीं रहता है, तो ये इस क्वेश्चन को मैं इजी टू मॉडरेट के बीच में रखूंगा। हाँ, मगर ये डुएबल क्वेश्चन था, आसानी से इसे किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। सिंपल, कौन सा मिरर बनाता है पोल एंड फोकस पे? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। ये वेरी इजी क्वेश्चन किस चैप्टर से? लाइट चैप्टर से। कौन सा मिरर है जो पोल और फोकस के बीच बनाता है? ऑलवेज, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कुछ क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं, बस आपको ढूंढ के निकालने की जरूरत है। एट द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन स्काई डाइवर, द मास 60 kg, हु इज फॉलिंग एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो वेट से निकालेंगे डायरेक्टली, और ये 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड कर रहा है तो उसको हमको ज्यादा काम में लगाना है नहीं, तो उसको फोर्स लगेगा m इंटू जी के बराबर। m इज 60, ये 9.8, तो 600 से कम मतलब 588, और इसी के बराबर उसमें फोर्स लगेगा। इजी क्वेश्चंस, ठीक है। किस चैप्टर से है ये? द ग्रेविटेशन। चलिए आगे चलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ह्यूमन आई सेंसिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिव होता है। ये भी लाइट चैप्टर से है। बायोलॉजी मत समझिए इसे, क्योंकि लाइट चैप्टर में सबको पढ़ाया जाता है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द 3 वायर ईच ऑफ द लेंथ दिया गया है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया गया है और रेजिस्टिविटी दी गई है रो। कनेक्टेड एज सो इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपको, उस तरह से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, देयर आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ सेम रेजिस्टिविटी सच दैट द रेजिस्टेंस बिटवीन द x एंड z इज नॉट चेंज। तो x और z के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना मांगता है। तो क्या, कौन से वायर से रिप्लेस करेंगे? उस वायर की लंबाई क्या होनी चाहिए, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। करते हैं। पहले
इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालो। ये R है मान लो और ये R, तो ये क्या हो जाएगा R/2। तो इसके बीच का रेजिस्टेंस हो गया R/2 और ये है R। तो अगर पूरा कितना हो गया R/2 प्लस R, तो पूरा रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना, R इक्विवेलेंट 3R/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रॉ L/A होता है। ठीक है, तो अब R की जगह पर रॉ L/A को बैठा दो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2 रॉ L/A। तो R इक्विवेलेंट, रॉ बाहर 3L जिसका 3 टाइम होना चाहिए और एरिया जिसका 2 टाइम होना चाहिए। ऐसे वायर की जरूरत होगी हमें अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अनचेंज रखना चाहे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से था ये, और इजी टू मॉडरेट के बीच में लाई करता है ये। तो 3L2A ऑप्शन ए, 3L2A ऑप्शन ए हमें करेक्ट दिख गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, लाइट रे इज फॉलिंग ऑन ए फेस ऑफ एन इक्वेटर ग्लास प्रिज्म सो इन फिगर। तो पहले बात को समझो कि ये 90 डिग्री पे जब आया अंदर तो ये सीधा चला आया। ठीक है, 90 डिग्री पे जब आया तो ये सीधा चला आया। अब सीधे आने के बाद क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट। तो नॉर्मली ग्लास का 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास। तो इसकी जो क्रिटिकल एंगल आती है, क्रिटिकल एंगल मतलब जिसके बाद वो अंदर आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल लगभग कहीं 42 डिग्री के आसपास आता है। तो 42 डिग्री के ज्यादा पे गिरा तो ये अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 60 डिग्री पे आके गिरता है, 60 डिग्री पे आके गिरता है। तो 60 डिग्री गिरने के कारण ये नीचे आ जाएगा, सीधा चला आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन का आसान सा आंसर ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जहां पर देखो आप ये सीधा आता हुआ आपको दिख रहा है। इजी क्वेश्चन लाइट चैप्टर से है और मजेदार क्वेश्चन भी है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन मैक्सिमम मॉडरेट थे, 4-5 इजी थे, उसे आप कर सकते हो और मॉडरेट भी कर सकते हो। टफ मेनली छोड़ने के लिए दिया जाता है क्योंकि आपको फुल स्कोर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। आप उतना स्कोर करो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका काम हो जाए। आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में एफटी का ग्राफ दिया गया है, मास की वैल्यू दी गई है 10 किलोग्राम, हमसे फाइनल स्पीड पूछा गया है। तो पहले इस ग्राफ का हम निकालेंगे एरिया हमें दे देगा इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो u तो 0 है, तो इम्पल्स हो जाएगा हमारा मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारा इम्पल्स बाय मास। क्या हो जाएगा, इम्पल्स बाय मास। ओके, अल्टीमेटली पहले हमें इम्पल्स निकालना होगा। तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 20, तो ये हो गया हमारा 10 मतलब 50। तो 50 मीटर स्क्वायर इसका एरिया सेम है, तो ये भी 50 मीटर स्क्वायर ही होगा। और ये बेस है 15, हाइट है 20, तो ये हो जाएगा 300। तो ये 300, ये 50 और ये 50, टोटल 400 स्क्वायर, जो कि इम्पल्स है। तो इम्पल्स की वैल्यू क्या आ गई, 400। मास केजी मीटर पर सेकंड होगा इम्पल्स। मास क्या हो जाएगा, मास इज 10 केजी दिया गया है, 10 ने इसको मारा, केजी ने केजी को मारा, और वेलोसिटी हो गया हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा 40 मीटर पर सेकेंड इजी से मॉडरेट लेवल के बीच का क्वेश्चन में इसे कहना चाहूंगा। और इसी के साथ मैंने फिजिक्स के कंप्लीट पेपर को आपके सामने सॉल्व करा, जहां पर कुछ इजी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट तो कुछ टफ थे। टफ क्वेश्चन आपको छोड़ना था, वो आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे थे, और इजी क्वेश्चंस को आपको करके आसानी से स्कोर करना था। अगर आपने ऐसे ही करा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ऐसे नहीं करा है और 2026 के फेज 2 या फिर 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना नहीं सिखाते, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते। थ्योरी PYQ क्वेश्चंस के साथ साथ आपके
अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड किया जाता है, एक टेम्परामेंट बिल्ड किया जाता है, पेशेंस रखना बिल्ड किया जाता है और आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आप ऐसे एग्जाम को काफ़ी आसानी से क्रैक कर पाओ। विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए और बाकी सभी पेपर के डिटेल एनालिसिस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिस्कशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।